हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चौतरफा सहयोग को भारत और ईयू राजी। भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के सभी सदस्य देशों के बीच हुई पहली शिखर बैठक में मुख्य तौर पर वार्ता के केंद्र में कोरोना और कारोबार ही रहा, लेकिन दोनों पक्षों के बीच भावी रणनीति को लेकर कुछ ऐसी भी बातें हुई हैं जो पड़ोसी देश चीन को नागवारा गुजरी हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का क्वाड गठबंधन पहले से ही चीन की आंखों में खटक रहा है, लेकिन शनिवार को ही बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में साफ कर दिया गया कि भारत ईयू इस क्षेत्र में भी साझा हित देख रहे हैं। देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमेशा से ही चीन ने अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है, हालांकि इसमें वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया है। अभी जो क्वाड की बैठक हुई थी उसमें भी उसे एक झटका लगा था जब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक साथ मिलकर उस पर नौसेना अभ्यास भी किया था और एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से अपने हिंद प्रशांत क्षेत्र पर और कई गश्तों को बढ़ाने का दावा किया था। चीन इस पर शुरू से ही दावा करता रहा है और उस पर कई उसने युद्धपोत भी छोड़ रखे हैं। तो इन सबको देखते हुए चीन को एक बड़ा झटका लगा हुआ है आगे आने वाले भविष्य को लेकर। इसको और मजबूत बनाने के संकेत यानी कि भारत और ईयू ने कहा है कि वे अफ्रीका, मध्य एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में डिजिटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में एक दूसरे में साझा तौर पर परियोजना लगाने की संभावनाएं तलाशेंगे। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का विकल्प तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि भारत तीसरे देश में परियोजना शुरू करने को लेकर जापान, फ्रांस व अमेरिका से भी अलग अलग स्तर पर बात कर रहा है। भारत व ईयू के बीच हाल ही में सामुद्रिक सुरक्षा व सहयोग पर वार्ता शुरू की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है अब हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे असम के अगले मुख्यमंत्री। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रविवार शाम उन्होंने राज्यपाल जगदीश चंद्र मुखी से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्हें और उनकी कैबिनेट को सोमवार दोपहर 12 बजे तक शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले उन्हें भाजपा विधायक दल और फिर राजग विधायक दल का नेता चुना गया। नेता चुने जाने के बाद शर्मा ने अपने पूर्ववर्ती सर्बानंद सोनोवाल के कार्यकाल को बेदाग और भ्रष्टाचार मुक्त बताते हुए कहा कि वह उनके मार्गदर्शन में बने रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के प्रति आभार भी व्यक्त किया। वहीं सोनोवाल ने उन्हें अपना छोटा भाई बताते हुए कहा कि वह राज्य को और ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। 2 मई को राजग के बहुमत प्राप्त करने के बाद से ही इस बात पर सस्पेंस कायम था कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। निवर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और शर्मा दोनों इस पद के दावेदार थे, लेकिन रविवार को ही भाजपा विधायक दल की बैठक में 52 वर्षीय शर्मा को नेता चुन लिया गया। नेक्स्ट है चीन ने दिया पाक को झटका, अब नहीं देना चाहता ऋण। खस्ता हाल पाकिस्तान का उसके रहनुमा चीन ने भी साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी मेन लाइन 1 रेलवे परियोजना के लिए $6 अरब करीब 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने से चीन पीछे हट गया है। पाकिस्तान की जर्जर हालत में कर्ज की अदायगी न होने की स्थिति को देखते हुए उसने अपना इरादा बदला है। कोरोना महामारी के बाद चीन ने पाकिस्तान में चल रही कई परियोजनाओं की अब दोबारा समीक्षा करना शुरू कर दिया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चल रही योजनाओं में रेलवे की परियोजना ML1 भी है। इस परियोजना में चीन ने पाकिस्तान को $6 अरब का ऋण देने की सहमति दी थी। नेक्स्ट न्यूज़ है डिजिटल इंडिया में मोबाइल फोन और लैपटॉप गैर जरूरी आइटम। लॉकडाउन में घर से काम करने के कारण मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप जैसे आइटम की ज़रूरत बढ़ जाती है, लेकिन इस दौरान अगर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप ख़राब हो गया है तो आपको नए के लिए लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया के प्रोत्साहन में जुटी है और दूसरी तरफ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और गैर जरूरी चीज़ मांगती है। इन दिनों कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है और उन राज्यों में रिटेल दुकानें बंद होने से मोबाइल की
खरीदारी ऑफलाइन तरीके से नहीं हो सकती है। वहीं ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी गई है, इसलिए ऑनलाइन भी मोबाइल या लैपटॉप नहीं खरीदा जा सकता। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से पिछले 3 सप्ताह से दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, तो महाराष्ट्र में उससे पहले से कई अन्य राज्यों में भी लॉकडाउन शुरू हो गया है। ई कॉमर्स कंपनियों के मुताबिक लॉकडाउन वाले राज्यों में उन्हें मोबाइल फ़ोन समेत कई गैजेट्स बेचने की इजाज़त नहीं है, इसलिए वे ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन में मोबाइल फ़ोन व गैजेट्स की ऑफलाइन बिक्री बंद है, इसलिए इन आइटम्स के ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है। निर्यात 80% बढ़ा। देश के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी जारी है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मई के शुरुआती सप्ताह में निर्यात पिछले वर्ष समान अवधि की तुलना में 80% बढ़कर 7.04 अरब डॉलर यानी करीब 51,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष समान अवधि में निर्यात आंकड़ा 3.91 अरब डॉलर और वर्ष 2019 की इसी अवधि में 6.48 अरब डॉलर रहा था। हालांकि मंत्रालय के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में आयात भी 80.7% बढ़कर 8.86 अरब डॉलर पहुंच गया था। पिछले वर्ष समान अवधि के दौरान देश में 4.91 अरब डॉलर और वर्ष 2019 में इसी अवधि में 10.39 अरब डॉलर मूल्य का आयात हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज की। पहला एडिटोरियल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्रीधर नारायण दीक्षित द्वारा और आर्टिकल है बदलाव की मांग करती जीवन शैली। जीवन शैली जड़ नहीं होती है, इस पर वैज्ञानिक शोध, संस्कृति व दर्शन के प्रभाव पड़ते रहते हैं। युद्ध और दीर्घकालिक सत्ता भी जीवन शैली पर प्रभाव डालते हैं। महामारियों के प्रभाव भी व्यापक होते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण वाले चीन की जीवन शैली पर कम्युनिस्ट सत्ता का बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत की जीवन शैली पर मुगल सत्ता का भी गहरा असर पड़ा है। स्वाधीनता आंदोलन ने भारत की जीवन पद्धति, कला, साहित्य और रहन सहन को भी राष्ट्रवादी बनाया था। भारत की जीवन शैली गतिशील और परिवर्तनशील है। इस जीवन पद्धति में गजब की आत्म रूपांतरण शक्ति है। प्लेग, फ्लू जैसी विश्वव्यापी महामारियों से जूझते हुए भारत ने विषम परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना किया है। अकाल की परिस्थिति भी भयानक थी, लेकिन भारत के लोगों ने धीरज नहीं खोया। संप्रति कोविड-19 की जानलेवा चुनौती है। हम अपने 2.38 लाख से ज़्यादा लोगों को खो चुके हैं। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन आपूर्ति तंग है, जरूरी दवाओं की किल्लत है, सरकार युद्ध स्तर पर है, लेकिन हम सारी जिम्मेदारी सरकार पर डालकर अपने नागरिक कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। भयावह परिस्थिति का सामना जीवन शैली में बदलाव लाकर ही संभव है। भारत उत्सव प्रिय देश है। उत्सवों पर भारी भीड़ जुटती है। ऐसी भीड़ कोरोना अनुशासन को तार तार करती है। पूर्वजों ने गहन अध्ययन के बाद ही उत्सवों और तीर्थाटन की रचना की थी। तब परिस्थितियां भिन्न थीं। हम सबको भी उसी सजगता के साथ भीड़ न जुटने की जीवन शैली का विस्तार करना चाहिए। यह कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इस संकल्प से प्राण रक्षा है। लखनऊ में मुस्लिम विद्वानों ने ईद पर 5 लोगों को ही मस्जिद में नमाज पढ़ने का निर्देश दिया है। यह स्वागत योग्य है। सरकारों ने विवाह समारोह के में भी उपस्थिति घटाई है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनों में जुटने वाली भीड़ निराशाजनक है। दलों ने आत्म अनुशासन विकसित नहीं किया। राष्ट्रीय संकट की घड़ी है, लेकिन कथित उदारवादियों के लिए यह केंद्र की आलोचना का मुफीद मौका है। वे प्रधानमंत्री को ही मुख्य अभियुक्त सिद्ध करने पर आमादा हैं। मोदी विरोधी दल तंत्र भी इसी रास्ते पर है। ऐसा रवैया दुखद है। आपदा में मतभेद भुलाकर सबको एकजुट होना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसे लोग जीवन शैली के भारतीय स्वरूप एवं संस्कृति के विरोधी हैं। संकट के समय सारे मतभेद भुलाकर मिलजुल कर ही इस आपदा से लड़ना चाहिए। वे इतने भर से ही देश का बहुत भला कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बंगाल में भाजपा के लिए सही सबक। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। कोई कसर ना छोड़ें। कोरोना से उपजे कठिन हालात के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की ओर से तैयार की गई 2GDG नामक दवा उम्मीद की किरण है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सहयोग से विकसित इस दवा को कारगर मानते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसके उपयोग की मंजूरी भी दे दी है। अब आवश्यकता इसकी है कि इस दवा का जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। चूँकि यह एक जेनेरिक दवा है, इसलिए इसके व्यापक उत्पादन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उत्पादन के
साथ यह भी देखा गया है कि यह देश भर में यथाशीघ्र उपलब्ध हो। चूँकि आसानी से उपयोग में लाई जा सकने वाली इस दवा का परीक्षण इसी मार्च तक हुआ है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि यह कोरोना वायरस के बदलते रूपों के शिकार मरीजों पर भी असर करेगी। जो भी हो, इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस तरह की आवश्यकता इसकी भी है कि कोविड रोधी जो टीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं वे कोरोना वायरस के बदलते हुए रूपों पर असरकारी हैं या नहीं, यह पता लगाने में देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि टीकों की दोनों खुराक लेने के बाद भी कुछ लोग कोरोना का शिकार बने हैं। तो ये आज का यानी 10 मई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।